हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। वक्फ बिल 2024 रेफर टू ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल, इसको संयुक्त पार्लियामेंट्री पैनल को रेफर कर दिया गया है। चूंकि यह संसद में पेश किया गया था, जो अपोजिशन के तरफ से इसको बड़ा कठोर और अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान पे अटैक बताया गया, जिसके कारण इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल को रेफर कर दिया गया। अब वो कुछ सुझाव देंगे, इसके बाद में फिर प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जो वक्फ बिल 2024 की बात हो रही है, तो इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वक्फ क्या होता है। वक्फ एक तरह का प्रॉपर्टी, एक टाइप है। तो वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके बाद समझने पड़ेगा कि वक्फ प्रॉपर्टी को कैसे रेगुलेट किया जाता है इंडिया में। उसके बाद में इसको रेगुलेट करने के लिए जो वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है। उसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस इस अमेंडमेंट में किए गए, जिसके कारण इतना तगड़ा विरोध हुआ है ना। इसके बाद आप खुद जस्टिफाई करेंगे कि या अमेंडमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। गवर्नमेंट 8 अगस्त 2024 को यह जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 है, इसको ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद का संयुक्त कमिटी को रेफर कर दिया है। यह बिल जो है यूनियन मिनिस्टर है माइनॉरिटी अफेयर्स का किरण रिजिजू, यह जो टेबल किए इस बिल को, वह स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म यानी अपोजिशन पार्टी के तरफ से बताया गया कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है, एंटी माइनॉरिटी है, यानी माइनॉरिटी के खिलाफ है, अल्पसंख्यक के खिलाफ है, और डिविसिव है या डिविसिव है, मतलब बांटने वाला है, डिविसिव। क्लियर। अब जो यह बिल है, यह बिल अमेंड करता है वक्फ एक्ट 1995 को, यानी वक्फ एक्ट 1995 के बाद में यह जो एक्ट चल रहा है जो वक्फ प्रॉपर्टी को रेगुलेट करता है, उसको यह अमेंड करने की बात हो रही थी। और दूसरी बात कि इसमें अमेंडमेंट करके इसका गवर्निंग रेगुलेशन इस सब में चेंजेज किया गया था, जिसके कारण इसका विरोध हुआ है। अब चलिए हम सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है। उसके बाद में समझेंगे कि यह कैसे रेगुलेट होता है इंडिया में। उसके बाद में समझेंगे कि इस रेगुलेशन में क्या क्या कमियां थी, जैसे गवर्नमेंट ऐसे बता रही है कि कुछ कमी है, जिसको दूर करने के लिए हमने या संशोधन लाया या अमेंडमेंट लाया। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि वक्फ प्रॉपर्टी क्या होता है। तो वक्फ क्या है, देखिए वक्फ एक अरबी शब्द है वक्फ, जिसका अगर लूजली मीनिंग बोले तो होता है किसी भी चीज को खुदा को यानी गॉड को समर्पित, है ना। यह लूजली मीनिंग है, वैसे एक्सपर्ट लोग और इसको अच्छा मीनिंग बताएंगे, लेकिन वक्फ का यही मीनिंग होता है। तो वक्फ क्या है, वक्फ एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मुस्लिम द्वारा दिए जाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। कोई स्पेसिफिक पर्पस हो उसके लिए मुस्लिम द्वारा यह प्रॉपर्टी दिया जाता है। अब स्पेसिफिक पर्पस रिलीजियस हो सकता है, चैरिटेबल यानी वह दान कर दिए, या कोई प्राइवेट पर्पस भी हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी। क्लियर। अब इस वक्फ प्रॉपर्टी के एक बार अगर दे दिया गया मुस्लिम द्वारा, अगर वक्फ प्रॉपर्टी हो गया, तो उसका बेनिफिशियरी अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज रिलीजियस, चैरिटेबल, प्राइवेट पर्पस, लेकिन उसका मालिकाना हक यानी उसके मालिक उस प्रॉपर्टी के कौन होंगे, वह गॉड ही होंगे, भगवान ही होंगे, खुदा होंगे। आया बात समझ में। वक्फ क्या है, एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जो मुस्लिम द्वारा दिए जाता है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, यानी कुछ विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिए जाते हैं, जैसे रिलीजियस हो गया या धार्मिक हो गया, यानी मस्जिद वगैरह बनाने के लिए, या चैरिटेबल पर्पस, या कोई प्राइवेट पर्पस। तो इसके कई बेनिफिशियरी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ओनरशिप होता है वह इंप्लाइड टू बी विथ गॉड, यानी भगवान होते हैं। क्लियर। अब वक्फ कैसे दिया जाता है, द डीड या इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, या ओरली हम सीधे बोल के भी उसको वक्फ प्रॉपर्टी दिया जा सकता है, माने बनाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार वक्फ प्रॉपर्टी या कोई प्रॉपर्टी है जो लॉन्ग टाइम से, तो ओरली या डीड के द्वारा या बोल के या इंस्ट्रूमेंट या कुछ लिख के दिया जा सकता है, या कोई प्रॉपर्टी है जो काफी दिन से चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसको भी वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। बात आ रहा है समझ में, ध्यान से समझिएगा, वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। अब यहां पे एक बार अगर वह प्रॉपर्टी वक्फ घोषित हो गया,
तो वह रिवर्स नहीं हो सकता, वह यानी वह नॉर्मल या ओरिजिनल में नहीं आ सकता। यानी एक बार अगर वक्फ हो गया तो हो गया। आया बात समझ में? यह है वक्फ प्रॉपर्टी। क्लियर? अब हम आते हैं कि इस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो समझ गया क्या होता। अभी रेगुलेट कैसे होता है इंडिया में, इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, गवर्न कैसे होता है? देखिए, अभी तक वक्फ प्रॉपर्टी जो इंडिया में उसको गवर्न किया जाता था वक्फ एक्ट 1995 से। ऐसा नहीं कि यह पहला एक्ट है, सबसे पहले जो एक्ट आया था 1913 में आया था, उसके बाद में 1933 में आया, उसके बाद आजादी होने के बाद 1954 में आया, उसके बाद में यह 1955 में आया। हालांकि 2013 में भी एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया था। इतने सफर करने के बाद यह एक्ट पहुंचा है। हालांकि यह मेन एक्ट यही है, इसी से गवर्न होता है ना। जो वक्त प्रॉपर्टी है उसको जो मैनेज करते हैं उसका नाम है मूटा वाली यानी केयर टेकर, जो वो सुपरवाइजर के काम करते हैं उस प्रॉपर्टी को। क्लियर? जो वक्फ एक्ट है, ये कौन सा एक्ट? 1995 1995 वाला एक्ट। अगर इस एक्ट के तहत अगर कोई डिस्प्यूट होता है, किसी तरह का कोई मामला आता है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल की भी स्थापना किया गया, जो वह वक्फ ट्रिब्यूनल उसको देखता है और सुनता है। वक्फ ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। उसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में एक होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल के होते हैं, दूसरे जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के कोई ऑफिसर होते हैं, और तीसरे जो होते हैं जो कोई धार्मिक जानकार होते हैं, धार्मिक मामलों के जानकार होते हैं। तो वक्फ ट्रिब्यूनल या बनाया गया है, और कोई भी इसमें डिस्प्यूट होता है, मामला होता है, विवाद होता है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल इसको सुलझाता है। यह कैसे बनाया गया? वक्फ एक्ट के तहत बनाया गया। क्लियर? इसके अलावे जो इस लॉ में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था किया गया है ना। वक्फ काउंसिल है, इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ है वक्फ बोर्ड का, जो सभी स्टेट में है। क्लियर? अब स्टेट में, कई स्टेट में तो दो दो वक्फ 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 बोर्ड है, जैसे सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, लेकिन मेनली एक ही है, लेकिन कई स्टेट में दो है। जो सीईओ है ना, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और दो पार्लियामेंट्रियन होते हैं जो वक्फ बोर्ड के सदस्य होते हैं, वक्फ बोर्ड के पार्ट होते हैं, वो केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी का ही हो सकते हैं। यहीं पे और इस अमेंडमेंट में थोड़ा सा इसको डाइल्यूट किया गया, जिसके कारण विवाद हुआ। तो आप समझ गए, क्या समझे? वक्फ गवर्न कैसे होता है एक्ट के तहत। एक्ट में बनाया गया है क्या? वक्फ ट्रिब्यूनल कोई विवाद के लिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड है, वक्फ काउंसिल है, इसके अलावा सीईओ है वक्फ बोर्ड के, है ना। ये सारे मिलके वक्फ प्रॉपर्टी को क्या करते हैं? गवर्न करते हैं, चलाते हैं, प्रशासित करते हैं। क्लियर? अब हम आते हैं, थोड़ा बोर्ड की बात कर लेते हैं। इस वक्फ बोर्ड का फंक्शन कैसे होता है, कैसे कार्य करता है? वक्फ बोर्ड वह बॉडी है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। यह बॉडी हर स्टेट गवर्नमेंट में भी बताया, कई स्टेट तो दो दो बोर्ड है, जो सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, है ना। जो वक्फ बोर्ड जो है, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी होता है, वक्फ प्रॉपर्टी होता है, पूरे स्टेट में उसका गार्जियन होता है, उसका देख रेख करता है, कस्टोडियन होता है। वह काम ही है कस्टोडियन, उसका गार्जियन है, देख रेख करता है, उसका मालिक नहीं। मालिक तो गॉड होते हैं, है ना। अब इसी तरह जितने भी मॉस्क है, मस्जिद हैं आपके कंट्री में, हमारे कंट्री में, इंडिया में, वो सारे लगभग वक्फ प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। और उसको मैनेज कौन करता है? वक्फ बोर्ड जो है स्टेट का, वो मैनेज करता है। क्लियर? वक्फ बोर्ड को हेड करते हैं जिसे चेयरपर्सन कहा जाता है। इसके अलावा नॉमिनेटेड सदस्य भी होते हैं। इसके अलावे भी इसमें आपको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं, पार्लियामेंट्रियन होते हैं उस स्टेट का, है ना। ये सारे लोग मिलके वक्फ बोर्ड को चलाते हैं। क्लियर? लेकिन ये सब क्या होते हैं? मुस्लिम ही होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? एडमिनिस्टर करना उस प्रॉपर्टी का, मेजर करना, या कोई प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी अगर लॉस्ट हो गया है, कोई ले लिया है, तो उसको फिर रिकवर करना, वक्फ प्रॉपर्टी। क्लियर? या सैंक्शन करना, कोई ट्रांसफर है इमूवेबल प्रॉपर्टी वक्त में, तो उसको भी सैंक्शन करना है, जैसे सेल, गिफ्ट, मॉर्टगेज, एक्सचेंज और लीज। लेकिन इसके लिए क्या होता है, जो भी बोर्ड के मेंबर है, 2/3 यानी 2/3 मेंबर उसको उसको अप्रूव करना चाहिए। आए बात समझ में? तो समझ गए वक्फ बोर्ड कैसे फंक्शन करता है। क्लियर? यहां तक हम इसलिए समझें कि जो अमेंडमेंट अब हम जा रहे हैं बताने, उसको आप क्लैरिफाई कर सके और उसको समझ सके।
क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि अमेंडमेंट में क्या क्या किया गया था। अभी तो आप समझ गए, वक्फ प्रॉपर्टी समझ गए, कैसे रेगुलेट होता है समझ गए, वक्फ बोर्ड का फंक्शन समझ गए। अब आइए आप अमेंडमेंट की बात करते हैं। जो मेजर चेंजेज अमेंडमेंट में किया गया था वह क्या क्या था वक्फ एक्ट में। देखिए सबसे पहला चेंज जो वक्फ एक्ट बोला जाता था, इसको चेंज करके नाम बता दिया गया यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट इफिशियंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, है ना। यानी इनका जो पेरेंट एक्ट था, है ना, यह चेंज कर दिया गया। ठीक, इसके अलावे कुछ इसमें सेक्शन जोड़े गए हैं इस एक्ट में। जैसे एक सेक्शन 3A जोड़ा गया, इसमें बताया गया है कि कोई भी पर्सन वक्फ प्रॉपर्टी दे सकता है, यानी कोई प्रॉपर्टी वक्फ के लिए दे सकता है। कब? जब तक कि उस प्रॉपर्टी का वह कानूनी रूप से ऑनर नहीं हो, मालिक नहीं हो। पहले होता था क्या कि मालिक भी नहीं है, वक्फ को दे दिया गया। अब एक बार अगर वक्फ प्रॉपर्टी हो गया तो रिवर्स होता नहीं था, चूंकि एक्ट में ही ऐसी व्यवस्था थी। अरे बात समझ में, यानी वह पर्सन, कोई पर नो पर्सन शैल क्रिएट वक्फ, वह पर्सन वक्फ नहीं क्रिएट कर सकता है जब तक कि वह उस प्रॉपर्टी का लीगल यानी लॉफुल मालिक ना हो, कानूनी रूप से उसका ऑनर नहीं। क्लियर। अब इस पे विवाद हो रहा है कि भैया वक्फ प्रॉपर्टी को छीनने की बात हो रही है ना। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 3C1, यह बोलता है कि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अगर वह आइडेंटिफाई हो गया कि वक्फ में है, क्लियर, तो इस एक्ट के पहले और बाद में वह वक्फ प्रॉपर्टी से हटा दिया जाएगा। मतलब समझिए, मतलब यही है कि कोई, पहले क्या होता था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी कोई नहीं है देखने वाला, वक्फ दे दिया गया, है ना। तो होता था कि कोई अब वक्फ प्रॉपर्टी यानी कोई अगर आप दे सकते हैं, कोई मुस्लिम दे सकते हैं, तो उसका वह लीगल ऑनर होना चाहिए, लॉफुल ऑनर होना चाहिए, कोई विवादित संपत्ति नहीं। या कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है जिसको आप दे दिए हैं, या कोई अगर वक्फ प्रॉपर्टी है तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी से हटा दिया जाएगा इस एक्ट के बिफोर और आफ्टर। पहले भी और बाद में तो हो ही जाएगा। आ रहा बात समझ में। अब यह अधिकार किसको दिया गया है? यह अधिकार दिया गया है चेक करने का किसको? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इसके लिए भी विवाद हो रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो सरकारी होते हैं, है ना। इसके अलावा सेक्शन 3C2 है जिसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट को इंपावर किया जा रहा है कि यह जो इंपावर द गवर्नमेंट टू डिसाइड, वह निर्णय लेगा गवर्नमेंट कि इफ प्रॉपर्टी गिवन एज वक्फ इज गवर्नमेंट लैंड। अब इसका गवर्नमेंट जो लैंड है, मान लीजिए गवर्नमेंट लैंड है यानी सरकारी जमीन है, उसको गवर्नमेंट को इंपावर या पावर देता है एक्ट कि वह डिसाइड करे कि अगर यह गवर्नमेंट लैंड है तो उसको वक्फ से हटा दिया जाए। यह सारे काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए हैं, उसके साथ सहयोग करके यह काम डिसाइड करेगा। यह मेन मुद्दा का जड़ है। आ रहा बात समझ में? तो समझ गए, 3 सेक्शन मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट, और यह नाम जो चेंज हुआ है इस पे है। क्लियर। अब आते हैं, एक और है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है यह एक्ट। कौन एक्ट? जो अभी अमेंडमेंट हुआ है कि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को ऑडिट कराया जाए, और ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या कोई ऐसा ऑफिसर जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करे। इस पे भी ज्यादा विवाद हो रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी को अभी तक तो वो लोग अपना कुछ ऑडिट कराते थे भी, नहीं भी कराते थे। अब सरकारी देखरेख में उसका ऑडिट किया जाएगा, कितना वक्फ प्रॉपर्टी है, कहां से आया, कहां गया, ये भी है एक, क्योंकि ऑडिट कराया जाएगा कैग के अंतर्गत। क्लियर। इसके अलावा बिल में क्या है, जो वक्फ बोर्ड है स्टेट में, उसके कंपोजिशन में भी चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया कि अभी तक तो था कि सीईओ केवल मुस्लिम ही होंगे, अब नॉन मुस्लिम भी हो सकता है सीईओ वक्फ बोर्ड का। इसके अलावा यह पावर देता है एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर होना चाहिए वक्फ बोर्ड में। यह भी एक विवादित मुद्दा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे धर्म पे हमला है, या कई लोग बता रहे हैं कि बड़ा कठोर है ना। तो इसीलिए सारे विवाद के लिए इस बिल को क्या है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पैनल को
दे दिया गया है। अब वह क्या सुझाव देते हैं इसके बाद में फिर बिल पेश होगा। तो समझ गया मेन अमेंडमेंट में क्या इसका किसके कारण विरोध हुआ है। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से भी आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।